मैं हूं प्रशांत दुबे और यह पाणिनि शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास है। हमने हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा पर चर्चा की थी, उसके कुछ टॉपिक हुए थे। आज हम इंग्लिश पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंग्लिश का सिलेबस। तो देखिए, CGPSC मेंस द्वारा ACF का जो सिलेबस निर्धारित किया गया है इंग्लिश के लिए, मुझे वो थोड़ा अव्यवस्थित लगा। मुझे ही नहीं, हर व्यक्ति को वो अव्यवस्थित लगेगा, क्योंकि उन्होंने कॉपी एंड पेस्ट किया है कहाँ से? CGPSC मेंस के सिलेबस से। ठीक है, जैसे देखते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लेटर राइटिंग है ना, प्रेसिज राइटिंग, ट्रांसलेशन, इन जैसी चीज़ों का काम काफ़ी कम होता है, जबकि उन्होंने सिलेबस में वो भी डाल दिया है। उनका सिलेबस थोड़ा अव्यवस्थित लगता है। तो देखिए, ACF के 2 एग्ज़ाम जो हुए हैं 2016 और 2017 में, तो उसमें 16 प्रश्न आए हैं किससे? इंग्लिश से, है ना। तो इस बार भी संभावना है कि 16 प्रश्न आएंगे। लगभग वो सही भी है, 16 ही आएगा, ऐसा उम्मीद ही नहीं, पूर्ण संभावना है, समझिए, है ना। 16 ही प्रश्न, तो उस हिसाब से हम लेकर चलेंगे इंग्लिश को। जनरली इंग्लिश में अधिकांश लोग, सारे लोग नहीं, अधिकांश लोग थोड़े पुअर होते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारी बोलचाल की भाषा नहीं है, बचपन से इसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको सीखना थोड़ा क्या होता है? कठिन होता है। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम एक क्रम से उसको पढ़ना शुरू करते हैं, यह बिना देखे कि किस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी नहीं, अधिकतर ऐसा हो जाता है कि हम उन पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जहाँ से क्वेश्चन कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और उन पोर्शन को हम छोड़ डालते हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इंग्लिश का सिलेबस पहले समझते हैं, कहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, उसके हिसाब से हम उसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। एक बात और है इंग्लिश के संबंध में कि जैसे हिंदी और छत्तीसगढ़ी किस पुस्तक से पूछे जा रहे हैं प्रश्न, ये पता चलता है। इंग्लिश में ऐसा पता नहीं चलता है। इंग्लिश के बहुत सारे सोर्स हैं, तो किसी एक पुस्तक से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, वह घुमा फिरा कर इधर उधर से पूछा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अंक प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकते। कर भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना। तो मेन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, सब टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले किस पर करेंगे? मेन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जहाँ से क्या आता है? प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, बाकी बातें बाद में अगली वीडियो में भी होते रहेंगी। पहले देख लेते हैं सिलेबस, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस में क्या है, इसमें लिखता हूँ, है ना। पहला है टेंस, टाइम एंड टेंस। दूसरा है वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, जिसको वाच्य कहते हैं हिंदी में, इसको क्या कहते हैं? काल एवं अवस्था, टाइम एंड टेंस, है ना। तीसरा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 चीज़ें आती हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तीसरा वर्ब मतलब क्रिया। चौथा एडजेक्टिव मतलब विशेषण। पांचवा एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। छठवा प्रीपोजिशन, जो कारक चिन्ह के समान है हिंदी के, है ना। फिर कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय हिंदी का, है ना। फिर है इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट हैं किसके? पार्ट्स ऑफ स्पीच के। ठीक, ये है। अब इन पर आधारित, इन 3 टॉपिक पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो क्या है? तो रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का, अरे गड़बड़ हो रहा है, वाक्यों का क्या करना?
पुनः व्यवस्था करना और उसमें सुधार करना, है ना। फिर पांचवा, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, जो इन तीनों पर क्या होता है, आधारित होता है, टेंस वाइज और पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आधारित होता है ना। फिर इसके बाद और जो टॉपिक हैं वह है करेक्शन ऑफ स्पेलिंग, है ना। फिर वोकैबुलरी एंड यूसेज, ये सब मैं बताते जाऊंगा जैसे ही पढ़ाते जाऊंगा, तो यहाँ से कैसे प्रश्न किस खंड से आते जाते हैं, है ना। फिर आठवां देखते हैं एंटोनिम्स, नौवां सिनोनिम्स, ठीक है। फिर 10वां आइडम्स एंड फ्रेसेस, आइडम्स एंड फ्रेसेस, है ना। फिर है 11वां, इसके बाद कुछ और हैं, है ना। इसके बाद है क्या, लेटर राइटिंग। फिर यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। फिर 12वां प्रेसिज राइटिंग, ठीक है। फिर 13वां है ट्रांसलेशन, अगला क्या देख रहे हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये है इंग्लिश टू हिंदी। तो इतने टॉपिक है हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे है। टेंस से क्वेश्चन, टेंस और वर्ब को मिलाकर पूछा जाता है कि वर्ब का खाली स्थान दे दिया रहेगा वर्ब के जगह में, और पूछा जाएगा कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, है ना। टेंस और वर्ब को एक साथ मिलाकर, ठीक। वॉइस से एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस का प्रश्न पूछा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे तो नाउन प्रोनाउन से जनरली प्रश्न कम आते हैं। वर्ब का प्रश्न टेंस के साथ आता है ना। एडजेक्टिव पूछा जाता है, एडवर्ब पूछा जाता है लेकिन कम। प्रीपोजिशन अवश्य पूछा जाता है, कंजंक्शन भी पूछा जाता है, इंटरजेक्शन बहुत कम पूछा जाता है। फिर रीअरेंजमेंट, इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे सेंटेंस को अलग अलग खंडों में 1 2 3 4 करके बांट दिया जाता है ना। और उसको क्या करना बोलता है, अरेंज करने बोलता है, ठीक है। तो वो अलग क्वेश्चन आता है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, इसमें मतलब कोई वाक्य दे दिया रहेगा और उसमें क्या गलती है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स इन पर आधारित होता है, किसी में भी आधारित हो सकता है, प्रीपोजिशन से संबंधित भी हो सकता है, एडवर्ब से संबंधित भी हो सकता है। एक खाली स्थान दे दिया रहेगा, उस खाली स्थान में क्या आएगा, ठीक। फिर करेक्शन ऑफ स्पेलिंग, स्पेलिंग किसी शब्द की स्पेलिंग दे दिया रहेगा, किसी वर्ड की स्पेलिंग दे दिया रहेगा, उसमें क्या गलती है वो हमको फाइंड करना होता है। वोकैबुलरी एंड यूसेज, है ना, इसमें बताऊंगा मैं जब पढ़ाऊंगा। तो एंटोनिम्स, तो विपरीतार्थक शब्द, सिनोनिम्स ये समानार्थक शब्द, आइडम्स एंड फ्रेसेस मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतें वगैरह, है ना, यहाँ से पूछे जाते हैं। लेटर राइटिंग मतलब पत्र लेखन के प्रश्न, प्रेसिज राइटिंग मतलब संक्षिप्त लेखन के प्रश्न, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, है ना। अब देखते हैं कोई भी एग्जाम, चाहे वो एसीएफ का एग्जाम हो या कोई भी व्यापम का एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम कोई सा भी हो,
कुछ खंड हैं जहाँ से प्रश्न आना क्या है, अनिवार्य है, वहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो हम उसी खंड को, उन्हीं खंडों को लेकर हम चलेंगे जहाँ से प्रश्न आना ही है। तो इनमें से एक है टेंस। टेंस किसके साथ मिलाकर? वर्ब के साथ मिलाकर। यहाँ से एक प्रश्न आना ही आना है। यदि 10 प्रश्न भी आ रहा है किसी एग्जाम में इंग्लिश से, तो इन खंडों से प्रश्न, एक एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आएगा। एक है वॉइस, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन से नहीं आता, कम आता है। वर्ब तो मिला दिया मैंने टेंस के साथ, और आता है फिर किससे? प्रीपोजिशन से। एक महत्वपूर्ण भाग है ये प्रीपोजिशन, ठीक है। फिर आ जाते हैं इधर, तो एक है एंटोनिम, एक है सिनोनिम और एक है स्पेलिंग, ठीक है। तो इतने भाग से, और ट्रांसलेशन से आएगा ही, समझिए, आपके एसीएफ में, क्योंकि इसको अलग से शामिल किया गया है और दोनों साल के एसीएफ में पूछा गया है ना। तो ये 7 भाग हैं मुख्य रूप से, ठीक है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक प्रश्न अनिवार्य है आने यहाँ से, है ना। कभी कभी 2-2 प्रश्न भी हो जाते हैं जब ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएं तो, है ना। जैसे एसीएफ के पेपर में ही देखें तो 2016-17 में वॉइस के 2-2 प्रश्न आए हैं, है ना। टेंस का भी 2 प्रश्न हो सकता है, किसी साल आया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इन्हीं को हम फोकस करके चलेंगे। ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ों को छोड़ेंगे, बाकी चीज़ें भी हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से पहले इनको पढ़ेंगे, इनमें हम अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले क्या देखेंगे हम? टेंस। टेंस सबसे शुरुआत में देखने का कारण ये है कि जब तक आपको वाक्य बनाना नहीं आएगा तब तक बाकी चीज़ें हमसे नहीं हो पाएंगी। तो पहले हम साधारण तरीके से वाक्य बनाना सीखते हैं और फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। टेंस मतलब काल। तो विभिन्न कालों में किस प्रकार के वाक्य का प्रयोग होता है? वाक्य में जो कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, उनका क्रम कैसा रहता है, क्रिया के रूप कैसे कैसे बदलते हैं, उस पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्या? टाइम एंड टेंस। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं? टाइम एंड टेंस, काल एवं अवस्था, है ना। सामान्यतः 3 काल होते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस और भविष्यत काल मतलब फ्यूचर टेंस। इन तीनों कालों की 4-4 अवस्थाएं होती हैं इंग्लिश में, हिंदी में भी होती हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा अलग विभाजन है। इंग्लिश में 4-4 अवस्थाएं होती हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। ये 4 एक का, पास्ट का भी 4, फ्यूचर का भी 4, ठीक। तो ऐसी 12 अवस्थाएं होती है तीनों कालों की। इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार के क्या होते हैं? वाक्य होते हैं, उनको हम अलग से देखेंगे, ठीक है। जैसे आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य हिंदी में होता है, वैसे ही इसमें भी क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है और कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उनको हम आगे देखेंगे। तो पहले सामान्यतः इन 3 टेंस को हम क्या करते हैं? देख लेते हैं। 3 टेंस में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? तीनों टेंस का स्ट्रक्चर, तीनों कालों का स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी अवस्थाओं का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। इस पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, पहला हम क्या देखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। ज़्यादा लंबा हो गया ये, इसका उदाहरण लिखने में दिक्कत जा सकती। खैर चलिए देखते हैं। अच्छा, मैं इसको नीले रंग से लिखता हूँ, है ना, ताकि अलग दिखे। थोड़ा छोटा लिखता हूँ और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। दूसरा देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
फिर तीसरा देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर चौथा देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा गैप देते हैं और देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर फ्यूचर में आ जाते हैं, है ना। वैसे हमको थोड़ा ऊपर लिखना था, गड़बड़ हो रहा है। चलिए फ्यूचर को अलग से देखेंगे, है ना। पहले प्रेजेंट और पास्ट को देखते हैं, ठीक है। इसको मिटाता हूँ ऊपर में जो मैंने लिखा है। देखिए अब समझते हैं सबसे पहले वर्ब के फॉर्म। क्या समझते हैं? वर्ब के फॉर्म, ठीक है। जैसे हिंदी में देखते हैं क्रिया के कई रूप होते हैं। जैसे एक क्रिया से मैं आपको बताता हूँ। एक क्रिया क्या है? जाना, है ना। इसका एक रूप क्या है? जाता। एक रूप क्या है? गया। एक रूप क्या है? जाती। एक रूप क्या है? जाते। एक रूप क्या है? जाए। ठीक है, तो ऐसे ही एक ही क्रिया के क्या होते हैं? कई रूप होते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में भी क्रिया मतलब वर्ब के कई फॉर्म होते हैं। 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के। देखते हैं कौन कौन से फॉर्म है ना। इसको जानना जरूरी है हमारे लिए, तो इसीलिए हम पहले क्या देख रहे हैं? वर्ब के फॉर्म, है ना। तो देखते हैं, एक क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरा होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या रहता है? डू प्लस वर्ब, डू प्लस वर्ब, ठीक है। ये सब समझ में आ जाएगा कैसे है। वर्ब के सेकेंड फॉर्म में क्या रहता है? डिड प्लस वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म में क्या रहता है? तो वर्ब के थर्ड फॉर्म में कुछ नहीं, ये अलग से इसको नहीं लिखते, है ना। वर्ब का फोर्थ फॉर्म में क्या रहता है? वर्ब प्लस आईएनजी रहता है। और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में क्या रहता है? डज प्लस वर्ब। क्या रहता है? डज प्लस वर्ब रहता है, ठीक है। तो इसमें डू प्लस वर्ब जुड़ने से फर्स्ट फॉर्म बनता है ना। देखेंगे अभी वाक्य देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसमें वर्ब के बाद क्या लग जाता है? डज प्लस वर्ब है तो इसमें वर्ब के बाद क्या लग जाता है? एस लग जाता है, एस या ई एस, है ना। देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। जैसे देखते हैं, एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, एक प्ले का लेते हैं, है ना। तो प्ले का फर्स्ट फॉर्म, प्ले का सेकेंड फॉर्म, ठीक, और प्ले का थर्ड फॉर्म। एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, है ना। क्योंकि दोनों फॉर्म में इसका यही रूप बनता है, ठीक। इसमें ये और इसमें एस, है ना। तो इस तरह से ये वर्ब के क्या हैं? 5 फॉर्म हैं, ठीक। इनको ध्यान में आपको रखना है। चलिए अब देखते हैं अलग अलग टेंस के अलग अलग अवस्थाओं के स्ट्रक्चर क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं किसमें? अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है? तो डू, डज, डिड, इज, एम,
आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, विल और शैल, ये सब क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं जिसको, है ना, हेल्पिंग वर्ब हैं ये, इनको ध्यान में रखना। ठीक, अभी मैं इन सबको मिटा दूंगा, आपको नोट करना है तो आप क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। अब आते हैं किसमें? स्ट्रक्चर में आते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले क्या रहता है? सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब का, वर्ब के लिए मैं वी का बस प्रयोग कर रहा हूं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और वर्ब मतलब तो जान ही रहे क्रिया, देखेंगे वाक्य देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये फर्स्ट फॉर्म क्या है, फिफ्थ फॉर्म क्या है, ये देखेंगे अभी, है ना। पहले मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। इसमें रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट, इसमें फिर क्या जुड़ जाता है? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब में ही जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डू पहले से जुड़ा हुआ है और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में डस पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब अलग से लिखाता है। और कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब हो सकता है? इज, एम, आर, है ना, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में कौन सा? इज, एम, आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, हेल्पिंग वर्ब यहाँ है लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस एक चीज क्या जुड़ जाता है? बिन, है ना, सांप वाला बिन नहीं, बिन। तो हैव या हैज प्लस बिन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, प्लस टाइम या ड्यूरेशन। टाइम मतलब समय और ड्यूरेशन मतलब अवधि। देखेंगे सबके उदाहरण देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। हाँ, क्या लिखा है हमने? टाइम या ड्यूरेशन, यहाँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने OBJ बस लिखा है ना, ऑब्जेक्ट है वो। अब आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सेम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी। कैसे सेम है? तो वहाँ क्या लगा था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। यहाँ वर्ब का क्या लगता है? सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड फॉर्म कहाँ लगता है? केवल पास्ट टेंस में, है ना। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं तो यहाँ क्या लगेगा? सब्जेक्ट, वहाँ क्या लगा है? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। तो पास्ट टेंस के लिए क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, प्लस क्या लगा है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहाँ भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। और क्या लगा है? ऑब्जेक्ट, तो यहाँ भी क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा, है ना। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं तो यहाँ क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस यहाँ क्या लगा है? हैव हैज। पास्ट टेंस में हैव हैज नहीं होता बल्कि क्या होता है? हैड। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। फिर आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ क्या लगेगा? सब्जेक्ट, वहाँ क्या लगा है? हैव या हैज लगा है, यहाँ क्या लगेगा? हैड। फिर क्या लगा है? बिन, तो बिन लगेगा ही। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। फिर क्या लगेगा? टाइम या ड्यूरेशन। ठीक है, वाक्य यहाँ तक देखते हैं, फिर फ्यूचर टेंस में आएंगे, उसको भी देखेंगे। ठीक, जैसे देखते हैं
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग अलग से हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ होता है, अभी मैं सामान्य तरीके से बता रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ होता है? रोज की आदत को बताने के लिए, जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाता हूँ बोल रहे हैं मतलब रोज की बात बता रहे हैं आप। मैं खाना खाता हूँ, है ना, मैं पढ़ता हूँ, ठीक, मैं लिखता हूँ, मैं खेलता हूँ, वह पढ़ता है, वह सोता है, तुम जाते हो, तुम खेलते हो। तो सामान्य आदत को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्तमान में कोई कार्य जारी हो, खत्म ना हुआ हो। जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, पढ़ने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, जारी है अभी। मैं खेल रहा हूँ, वह सो रहा है, वह लिख रहा है, तुम जा रहे हो, है ना, इस तरह से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब करते हैं? परफेक्ट मतलब जो हो चुका है, पूर्ण, जो कार्य पूर्ण हो चुका है अभी अभी, उसके लिए हम क्या करते हैं? परफेक्ट टेंस का। जैसे किसी ने पूछा आपसे कि स्कूल नहीं जाओगे क्या? क्या पूछेगा आपसे? स्कूल नहीं जाओगे क्या? तो आप क्या बोलेंगे? अरे मैं तो स्कूल आ चुका हूँ। मतलब आपका काम क्या हो गया है? पूर्ण। तो मैं स्कूल आ चुका हूँ, वह खाना खा चुका है, तुम किताब लिख चुके हो, है ना, या तुम होमवर्क कर चुके हो। इसके लिए किसका प्रयोग होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब होता है? जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में जारी हो और आगे जारी रहे, आगे जारी रहेगा, तब के लिए किसका प्रयोग होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे मैं पिछले 2 साल से पढ़ रहा हूँ। कब शुरू हुआ? भूत में, पिछले 2 साल, 2 साल पहले भूत में शुरू हुआ, अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। मैं पिछले 2 साल से पढ़ रहा हूँ, है ना। तो तुम पिछले 2 साल से ऑफिस में काम कर रहे हो। तो इस तरह के वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। परफेक्ट मतलब कुछ भाग पूरा हो चुका है और कुछ भाग क्या है? अभी भी बचा हुआ है, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अच्छा पहले प्रेजेंट में इतना को देख लेते हैं उदाहरण, है ना। तो देखते हैं, एक उदाहरण पहले देखते हैं इसका। अच्छा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहाँ लगेगा, ये जान लीजिए। तो आई, वी, यू और दे, इसके साथ क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई, वी, यू और दे, ही, सी, इट और नेम। नेम सिंगुलर मतलब एक नाम हो तो क्या लगेगा? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और एक से अधिक नाम हो मतलब वो दे हो गया, तो वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। एक नाम है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और एक से अधिक नाम है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तो जैसे एक ही वाक्य से मैं सारे वाक्यों को बनाऊंगा, है ना। आई, ये क्या है? आई सब्जेक्ट, आई वर्ब का क्या लगाना है? आई के साथ क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो प्ले, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फुटबॉल को, आई प्ले फुटबॉल, ठीक। तो क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। यही यदि क्या रहता? आई के जगह में क्या रहता? ही रहता। मैं इसका नहीं बता रहा हूँ ना, इसी में चल रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहे हैं हम लोग, है ना। यदि इसी के जगह में क्या होता? ही होता, तो ही के साथ क्या लगता है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। तो क्या हो जाता? ही प्लेस फुटबॉल। प्लेस क्यों लगा? क्योंकि प्लेस क्या है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। एस या एस जुड़ जाता है फिफ्थ फॉर्म में क्योंकि डज लगा रहता है उसमें, है ना, ठीक। तो इसको मैं मिटा रहा हूं अभी, है ना, ही वाले को मिटा रहा हूं। अब देखते हैं दूसरे में, सब्जेक्ट क्या रखें? आई ही रखते हैं। आई के साथ क्या लगेगा? अब देखते हैं इज एम आर में इस कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, ठीक। तो इसको मिटाता हूं मैं और वहां पर लिखता हूं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। ये सबको आप एक जगह नोट कर लेना, है ना। यहाँ बोर्ड में सारी चीज़ें एक साथ नहीं लिखी जा सकती, लेकिन आपके पास कॉपी है, आप एक जगह इसको अलग से लिख लीजिए हेल्पिंग वर्ब करके, ठीक है। तो देखते हैं
आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ठीक। वी, यू और दे के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का। और इज, ही, सी, इट, ही, सी, इट और नेम, यदि एक ही नाम हो तो उसके लिए इस का प्रयोग होता है, एक से ज़्यादा नाम हो तो आर का प्रयोग होता है ना। तो ही, सी, इट और एक नाम के साथ इस का प्रयोग होता है, एक से ज़्यादा नाम हो तो आर का प्रयोग होता है। वी, यू, दे के साथ भी आर का प्रयोग होता है। आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखते हैं आई क्या लगेगा, आई के साथ एम। अब क्या लगेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। तो वर्ब क्या है हमारा, प्ले, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग। फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फुटबॉल, ठीक है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। यही यदि क्या होता, आई के जगह में यू होता तो क्या हो जाता, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। ही होता तो क्या हो जाता, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, है ना, इज लग जाता वहां, ठीक। अब देखते हैं, मतलब ये क्या रहता है, एक वाक्य और लिख देता हूं फिर मिटा भी देता हूं उसको, है ना। मैं यही यू होता तो क्या लग जाता, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब इस वाले उदाहरण में मैं आ रहा हूं, है ना, तीसरे में आ रहा हूं, परफेक्ट में। इसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लगाते हैं, आई ही लगाते हैं। अब देखते हैं हैव हैज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसको भी जान लीजिए। इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना, जो मिटाते जा रहा हूं वो सारी चीजें आप लिख लेना एक जगह, हेल्पिंग वर्ब सारे एक जगह आप लिख लेना, है ना। तो पहले क्या देख रहे हैं, हैव, फिर हैज, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे और एक से अधिक नाम, है ना, उसको नहीं लिख रहा हूं मैं अभी। ही, सी, इट और नेम, एक नाम हूं तो किसका प्रयोग होता है, हैज का। और एक से अधिक नाम हो तो हैव का। आई, वी, यू, दे के साथ भी किसका प्रयोग होता है, हैव का, ठीक। तो यहां क्या है, आई है तो आई के साथ क्या होगा, हैव। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। ये सेकेंड वाला को मिटा रहा हूं मैं, है ना। यही क्या होता, ही हो जाता तो क्या हो जाता, ही हैज प्लेड फुटबॉल, क्या हो जाता, ही हैज हो जाता, हैव की जगह में, प्लेड फुटबॉल। अब आ जाते हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो फिर से लिखता हूं मैं, आई, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। फिर क्या लगाना है, आई के साथ हैव, फिर बिन लगना है तो बिन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगना है तो प्लेइंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फिर टाइम या ड्यूरेशन, टाइम मतलब किस समय से खेल रहे हो और ड्यूरेशन मतलब कितने समय से खेल रहे हो। तो इसके लिए क्या होता है, टाइम, जैसे सिंस 10 AM, 10 बजे से, सुबह 10 बजे से खेल रहा हूं। ये सिंस क्यों लगा ये बाद में मैं बताऊंगा, अभी समझिए इतना ही, बस यहीं तक समझिए अभी, है ना। तो यह हो गया क्या, प्रेजेंट टेंस के विभिन्न अवस्थाओं के उदाहरण, ठीक, कैसे कैसे लगा। अब आ जाते हैं किसमें, पास्ट टेंस में, ठीक। अब पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कब किया जाता है, तो भूतकाल में जो काम आप रोज करते थे उसके लिए, जैसे मैं स्कूल जाता था, रोज जाते थे, वह खेलता था, मैं सोता था, तुम पढ़ते थे, वह लिखता था। तो सामान्य आदत को बताने के लिए हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, भूतकाल की सामान्य आदत को। भूतकाल के जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय यदि कोई काम पूरा ना हुआ रहा हो, आधा हुआ रहा हो, आधा बचा रहा हो, तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, स्कूल पहुंचा नहीं था, रास्ते में था, स्कूल जा रहा था। तुम
पुस्तक पढ़ रहे थे, पुस्तक कंप्लीट नहीं हुआ था, पढ़ रहे थे, उस समय, जिस समय की बात हो रही है। कल 10 बजे सुबह जब तुम पुस्तक पढ़ रहे थे, तो हम किस समय की बात कर रहे हैं? कल 10 बजे सुबह की, जिस समय पुस्तक तुम पढ़ रहे थे लेकिन पूरा नहीं हुआ था पढ़ने का काम। तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब करते हैं? भूतकाल के जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय तक यदि कोई काम कंप्लीट हो गया हो तब, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, जैसे कल 10 बजे सुबह जब मैं तुम्हारे घर आया, तुम खाना खा चुके थे। कितने समय की बात हो रही है? कल 10 बजे की बात हो रही है। जिस समय कौन सा काम कंप्लीट हो गया था? तुम्हारे खाना खाने की, है ना। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब करते हैं? भूतकाल में जिस समय की हम बात कर रहे हैं, कोई काम उससे पहले शुरू हुआ हो, उस टाइम से पहले शुरू हुआ हो, उस टाइम तक जारी हो और आगे भी क्या हो? जारी रहा हो, तब उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे जब मैं कल तुम्हारे घर 10 बजे सुबह आया था, तब तुम सुबह 10 बजे से, यानी सुबह 8 बजे से पुस्तक पढ़ रहे थे। अभी भी पढ़ ही रहे हो। शुरू कब हुआ था? 8 बजे से। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, चलिए अब इसका भी हम क्या करते हैं? सेंटेंस देखते हैं। स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया है, स्ट्रक्चर लगभग समान है, जो जो अंतर है उसको एक जगह करके आप क्या करना, इसको पढ़ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसी से देखेंगे आई से ही पुनः। आई सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्या है? प्ले। प्ले का कौन सा फॉर्म लगाना है? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या है वर्ब का? प्लेड। ऑब्जेक्ट लगा देना है, आई प्लेड फुटबॉल। अर्थ क्या हुआ? मैं फुटबॉल खेलता था। ठीक है, फिर आते हैं किस में? कंटिन्यूअस में। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लगा लेते हैं सब्जेक्ट। अब कहाँ वाज लगाना है, कहाँ वर लगाना है, ये देख लेते हैं, है ना। तो वाज और वर। वाज का प्रयोग कहाँ होगा? तो ही, सी, इट और